एक तो गाइस मंडे से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बैच को स्प्लिट कर सकें, ठीक है। उसमें फ़ायदे आप लोगों के दो हैं। एक तो जो हमारा शुरू में 15 मिनट हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए निकालते हैं, अगर बच्चे कम होंगे तो एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं इसलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि यार कोई बच्चा भी आएगा। कम होंगे तो वो अपने आप हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं करता ये चीज़। सो एक तो हम क्लास बहुत शार्पली 6-5 तक तो बिल्कुल डेफिनेटली शुरू करके 7:15 तक हम कंटिन्यूशन में ख़त्म कर देंगे। उतना ही पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए। उससे 10-15 मिनट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर कैलकुलेशन उसी हिसाब से चल रही होती है हमारी पढ़ाने की। और 7:15 से 8:30 का नया बैच बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वो मैनेजेबल है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फीस उतनी ही है यार, फीस उतनी ही है, ठीक है। बल्कि जिन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ में दिक्कत लगती है कि बहुत बच्चे हैं तो मैं अपने क्वेश्चन राइज नहीं कर पाता, वो सेकंड बैच ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत है। तू जरूर कर ज्वाइन, तेरे को मैं चलो सुनिए, देखिए जो भी बच्चे लास्ट क्लास आए थे, आप लोगों को पता है पीपीसीज हमारा चल रहा था बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे थे भाई। मैं कहता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर से, कि अगर कैपेसिटर्स हमारे कॉम्बिनेशंस में लगाए जाते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो तुम्हें बताया गया था अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो सब पे चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, कशिश रिया इधर। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उन पे वोल्टेज सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। आए थे दोनों लास्ट क्लास में? नहीं कशिश आए थे, ठीक है। सो उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर पैरेलल में होता तो नेट कैपेसिटेंस सीधा जुड़ जाता है, और सीरीज में होता तो नेट कैपेसिटेंस कुछ ऐसे निकलता है। और फिर मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? 2 कैपेसिटर थे सीरीज में, पैरेलल में, कंबाइंड कर दिया था फिर हमने। और क्वेश्चन एक ही आता है इनका। क्वेश्चन क्या आता है बोलो? क्वेश्चन यही आता है कि मुझे किसी फलाना कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, कितना चार्ज है, कितना कैपेसिटेंस तो बताता ही है, वो कैपेसिटेंस तो बताता ही है। हमें क्या बताना होता है? पोटेंशियल और बोलो क्या चार्ज। 60 थे इस क्लास में पक्का? कल छुट्टी पे थे तुम? हाँ। सो इधर भाई क्लास पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड चार्ज, 3 चीजें आप लोगों को बतानी होती है ना किसी भी कैपेसिटर पर। और वो बताने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि पहले उसको सॉल्व कर करके लास्ट स्टेप तक ले आओ, फिर लास्ट स्टेप पे तुम्हें नेट पोटेंशियल और नेट कैपेसिटेंस से नेट चार्ज निकाल लो, फिर देखते चलो कि वो कैसे बट रहा है, वो पैरेलल बट रहा है या सीरीज में बट रहा है। पैरेलल बटे तो पोटेंशियल वही रख दो जो नीचे है, तो चार्ज निकल जाएंगे। और अगर वो बट रहा है बोलो कैसे? सीरीज में, तो सीरीज में बढ़ते तो मैंने बोला था जो चार्ज इसके पास है वही चार्ज ऊपर वालों के पास हो जाएगा, चार्ज सीरीज में सेम रहता है। और जब सबके बाद चार्ज पता लग जाएगा तो बोलो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। ये मेरी बात सिर्फ उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिन्होंने इस टॉपिक को ढंग से सुन लिया है ना, नहीं तो समझ नहीं आ रहा होगा सर ने क्या बोल दिया पूरा ना। तो लेकिन पूरा मुद्दा ही ये था हमारा, नहीं आ रहा याद? और ये बहुत सिंपल है, जिसको थीम समझ में आ गई ना उसके लिए अब ये टॉपिक दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, वो हो गया उसके लिए। और जिसने थीम नहीं समझी ना वो रट नहीं सकता इन क्वेश्चंस को, बहुत क्लियर भी है ना। सो अच्छा एक बात और, मैं लास्ट जाते जाते आप लोगों से एक बात और कर रहा था। मैंने कहा था बच्चों तुमसे एक क्वेश्चन और कर देगा, कहेगा मुझे तो इस कैपेसिटर 1 के पास ना एनर्जी बता दो। क्या बता दो? बोलो एनर्जी। तो मैंने तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा खास है। वो तुमसे बोलेगा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो बच्चों एक कैपेसिटर जो होता है वो मान लो ऐसे है, इसका कैपेसिटेंस C है। अच्छा इसको चार्ज दे रखा है बोलो कितना? Q। और इसका पोटेंशियल कितना रेज्ड है? V। अरे 3 ही चीजें होती हैं कैपेसिटर के पास, एक उसकी कैपेसिटी, एक उसके पास कितना चार्ज है और कितना उसका उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। और कहते हैं, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना वो ड्राइव भी हो सकता है, बट सीबीएसई ने बकायदा एक जगह लिख दिया है कि इसके ड्राइव की नीड नहीं है, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो जहां सीबीएसई खुद मेंशन कर रही है कि बच्चों ड्राइव नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका याद करो, एक्सप्रेशन याद करो, तो वहां पर सिर्फ आपको याद रखना है एक्सप्रेशन ही याद करना है, ठीक है। पहले हुआ करता था ड्राइव, बट जो कटा हुआ सिलेबस से उसको करने की जरूरत नहीं है। क्लास प्लीज बातें नहीं। तो एक कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है बच्चों? हाफ सीवी स्क्वायर। मैंने बताया था लास्ट क्लास, मतलब जितना उसका कैपेसिटेंस होगा उतनी एनर्जी होगी। अब खुद सोचो ना, एक छोटी टंकी एक बड़ी टंकी है, कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है उसके पास एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। और पोटेंशियल अगर ज्यादा है, अब एक पानी की टंकी में 10 की हाइट तक पानी भरा हुआ है, एक में 20 की हाइट तक या 50 की हाइट तक पानी भरा है, तो जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। तो हाफ सीवी स्क्वायर होता है। अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं चार्ज की टर्म्स में तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? सो मैं बोलूंगा बच्चों ध्यान सुनना, हाफ, मैं इस v की जगह पे क्या लिख सकता हूं? आप लोग जानते हैं q इज टू क्या होता है? cv। q इज टू होता है cv, तो मैं v की जगह पे लिख सकता हूं बच्चों q बाई c। तो बोलो कितना आएगा? तो फॉर्मूला बनेगा हाफ q स्क्वायर बाय c।
मतलब मैं चार्ज की टर्म्स में भी इसको बोल सकता हूं कि इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। तो हमारी कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर बोलो या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी बोलो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब लेकिन आप बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल क्या है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल बड़ा साफ है, यही क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन में बोलेगा मुझे तो कैपेसिटर 3 के पास बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सिंपल, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी तुम्हें पता है, वी तुम निकालते हो, हाफ सी वी स्क्वायर। या लगे वी नहीं निकालना, क्यू पता है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा जूल्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई भी कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है। लेकिन जो मैं तुम्हें अब टॉपिक कराने वाला हूँ ना, ये टॉपिक मतलब बैक टू बैक ईयर्स एग्जाम में पूछते हैं, बदल बदल के पूछते हैं। क्योंकि ये जो मैं टॉपिक तुम्हें अब कराऊंगा ना वो आधे घंटे तक चलेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें ढंग से सुनना है वो टॉपिक ना। ये लगा लीजिए कैपेसिटेंस में जितना इंपॉर्टेंट पीपीसी मैंने आपको बोला था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे, अब उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है जो उसका लास्ट टॉपिक भी है ना। हालांकि मैं तुम्हें इसके बाद एक और टॉपिक कराने वाला हूँ जिसमें मैंने बोला स्लैब इंसर्ट करेंगे, पूरे में नहीं करेंगे, बीच में कहीं इंसर्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है वो भी। तो दो टॉपिक आज हम करेंगे। अभी तो नहीं आ रही है, चुप रहो यार, उसको मत बोलो तुम, बहुत टेंशन का काम है। वो आ गई ना, वो आ गई तो खत्म है कहानी। मुझे बहुत डर लगता है उससे। सुनो, तो करना क्या है, अगर स्लैब कंफ्यूजन कर रहा है तो यू कैन राइट इट एज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो तुम लिख दोगे कोई मीडियम, हिंदी में लिख दो कोई मीडियम, ठीक है, कोई मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलो अब लिख लो। अब समझो मेरी बात को बच्चों, ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं राइस। और करने के वाले टॉपिक में पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए करना कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर के पास क्या क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ध्यान देना बच्चों। और इस कैपेसिटर को मैंने ना, बस अब चुप हो जाओ, ये टॉपिक ढंग से नहीं सुना ना समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और मैं इसको करने का बहुत सिंपल तुम्हें तरीका समझाऊंगा। तुमने अगर ढंग से सुना ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं याद करना, सब कुछ समझ में आ जाएगी एक चीज़, ठीक है, नहीं तो रटना पड़ता है इस टॉपिक को। सो यहाँ पर वोल्टेज लगाई हुई है और ये बेसिकली मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, तो चार्ज किया तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो है ही, और इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा और इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ रेज करेगा। तीन चीज़ें तो है ही पक्का, इसकी कैपेसिटी, इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, जैसे मान लो पानी की टंकी की अपनी कैपेसिटी, उसमें कुछ पानी आएगा, और पानी आएगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल आएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हाइट, अरे हाइट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं बार बार, आपको पता है। सो कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल। अब एक और चीज ऐड कर दीजिए, एनर्जी, और एक और चीज ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, क्या तुम्हें नहीं पता कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? अरे है तो ना, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे पता है कि कैपेसिटर के पास ये 5 पैरामीटर्स हैं, एक उसका कैपेसिटेंस, एक उसके पास कितना चार्ज है, एक उसके पास उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, एक उसके पास कितनी एनर्जी है, और एक उसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब उसका सवाल सुनिए, क्या सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका। कहता है मैंने इस स्लैब के बीच, इस वाली जो हमारी कैपेसिटर प्लेट्स है ना, उनके बीच में कोई नया मीडियम इंसर्ट कर देता हूं। इन प्लेट्स के बीच में कोई नया मीडियम इंसर्ट कर देता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। नया मीडियम इंसर्ट कर देता हूं, और वो नया मीडियम मान लीजिए मैंने नया मीडियम ऐसे इंसर्ट कर दिया,
ये कोई नया मीडियम डाल दिया, बीच में पूरे में पानी भर दिया, या बीच में पूरे में मेटल डाल दिया, या फिर बीच में कोई हमने माइका शीट डाल दिया, कोई ग्लास की चीज़ डाल दी, कुछ नई चीज़ डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। मैं तुम्हें करवा चुका हूँ टॉपिक, तुम्हें याद आएगा ना। तो मान लीजिए कोई स्लैब डाल दी, मैं दोबारा समझाता हूँ स्लैब वाला पॉइंट, चिंता मत करिए। तो मैंने कोई इसके अंदर स्लैब डाल दी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है बीच की परमिटिविटी बदल गई, पहले एयर थी तो अब कोई और मीडियम आ गया, है ना। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उसमें वो अलग तरीके से एक्ट करेगी। और बच्चों इन्होंने कहा कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को बोलो क्या कर दिया? बैटरी अब हटा दी है और स्लैब डाल दी है, मतलब स्लैब डाली और बैटरी क्या कर दी? बोलो डिस्कनेक्ट। अब इसका सवाल पता है क्या क्या तुमसे? कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ा होगा, चार्ज पे क्या असर पड़ा होगा, पोटेंशियल पे, एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ा होगा। सवाल क्लियर समझ में आया? पहले दूसरे सिनेरियो पे आ जाओ। दूसरा सिनेरियो बिल्कुल साफ है, वो कहता है कि सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बस इस बार फर्क पता है इतना सा है, बस बहुत अच्छे। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमने ना स्लैब तो डाली, स्लैब के साथ बैटरी को भी डिस्कनेक्ट नहीं करा, बैटरी भी चली रहने दी, बैटरी भी लगी रहने दी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं क्या करा गया है कि स्लैब डाली, यहाँ जो पानी की टंकी, मतलब जो मोटर बेसिकली इस पानी को भर रही थी ना, जो मोटर इस पानी को भर रही थी, वो मोटर डिस्कनेक्ट कर दी। मोटर क्या कर दी? डिस्कनेक्ट। और यहाँ पर बच्चों क्या करा? स्लैब डाली और जो पानी की मोटर बेसिकली पानी भर रही थी ना, चार्ज को भर रही जैसे कि, वो कनेक्टेड ही रखी, वो कनेक्टेड ही रखी। अब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या हो जाएगा नया कैपेसिटेंस इस सिचुएशन में, नया चार्ज, नया पोटेंशियल, नया एनर्जी, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या नई नई चीज़ें वहाँ पर होंगी। सो ये पूरा टॉपिक करना है हमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत करें। अब मैं तुम्हें इस टॉपिक को करने के कुछ तरीके बताता हूँ, कुछ टैक्टिक्स बताता हूँ, उन टैक्टिक्स को दिमाग में रखेंगे, बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। टॉपिक कहने का बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आना ढंग से तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सो यार याद करते हैं कुछ बातों को, कुछ बातें याद करते हैं। क्या तुम्हें याद है कि एक कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? A epsilon naught by में D, where you know that A is the area of the plates and D is the distance between the plates, and you know that कि इसका रीजन क्या है ना, आपको पता है। And what is epsilon naught here? Epsilon naught is the permittivity of the vacuum या air, जो बीच में एयर है। बट अगर आप मुझे बताइए, आप इसके बीच में स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट कर रहे हैं? बोलो स्लैब। तो अगर तुमने इसके बीच में स्लैब इंसर्ट करी है, लॉजिकल चीज बात करेंगे बच्चों, अगर तुमने इसके बीच में कोई स्लैब इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब देखो सारा खेल इस बात पे है। देखो मैं वही बात कहता हूं ना बच्चों, तुमने कितना अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ा है ना, वो बड़ा डिसाइड करता है तुम्हें अगले पे क्या असर पड़ेगा ना। तो तुम्हें पता हो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कुछ नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं, है ना। जैसे कि बोल दे कि भैया इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी तो 5 है, तो इस 5 का मतलब क्लियर होता है कि इस मीडियम की परमिटिविटी 5 टाइम्स है वैक्यूम के मुकाबले। मतलब अगर इसके एप्सिलॉन नॉट है तो इस मीडियम की तो भैया 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। क्लियर है? यही मतलब होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा नया कैपेसिटेंस होगा, नहीं आई देखो सर, जो मेरा नया कैपेसिटेंस होगा वो तो प्लेट का एरिया तो ए ही है, ये वाला डी है, लेकिन अब मीडियम की परमिटिविटी आई, किसकी आएगी बोलो? मीडियम की। और अगर मैं कहूं कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 5 है, कशिश यहां पर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो कितना है? 5, तो आप क्या लिखोगे कि मीडियम की परमिटिविटी कितनी? बोलो 5 गुना एप्सिलॉन नॉट की। मैं बोलूंगा 7 है तो बोलो क्या बोलोगे? 7 गुना एप्सिलॉन नॉट की। तो बोलूंगा के है तो बोलो क्या बोलोगे? के गुना। तो वैसे तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि ये बनेगा के गुना, क्या बनेगा बोलो? के गुना ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बोला है कि नहीं? लेकिन इसका लॉजिक ये है कि भैया तुमने पढ़ा है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम के बोन में ये, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो। अरे नहीं आ रहा समझ में। सो मीडियम की परमिटिविटी बोलो क्या होगी? के गुना ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई तो बोले जा रहा हूं मैं कि अगर 5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 5 गुना हो जाएगी वैक्यूम की, 7 है तो बोलो कितनी हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। सो मीडियम की परमिटिविटी के गुना हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट से। सो गाइस मुझे बताने की कोशिश करेंगे वैल्यू क्या है पहले वाली। सो मेरा जो नया कैपेसिटेंस है वो के गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बोलो? मतलब 2 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी। और अब पूरी बात सुन लीजिए आदर्श, यहां पर कैपेसिटेंस पे सब बच्चे एक बिल्कुल मोड़ लगा दो कि भैया जब जब कैपेसिटर के बीच में स्लैब आएगी, क्या आएगी बोलो? स्लैब आएगी, कैपेसिटेंस तो के गुना बढ़ेगा। बस ये फिक्स कर दो दिमाग में। मैं जो आपको टैक्टिक्स बता रहा हूं उसके बाद सुनना, उसके बाद बहुत इजी लगेगा टॉपिक जो है। तो सबको एक बात याद रखनी है, जिनको ये डायरेक्टली कांस्टेंट का मुद्दा समझ में आता है उनको तो उनके लिए तो बहुत आसान है इसको समझना। जिसको नहीं आता ना वो इतनी बात याद करके चले जाओ कि भैया जैसे ही मैं इसके अंदर कोई मीडियम डालूंगा, चाहे पानी डालूंगा, चाहे मैं ग्लास डालूंगा, चाहे मैं कुछ भी डालूंगा, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी और कितनी बढ़ जाएगी? के गुना हो जाएगी। के उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना। क्लियर हुआ? सो के गुना बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस। अब मजे की बात अगली बताता हूं बच्चों। बात यह है, अब चार्ज और पोटेंशियल की बात करनी बहुत जरूरी है। आ जाओ, एक छोटी सी बात सोचो, अगर इसमें कुछ चार्ज था, अब ध्यान सुनना, अगर इसमें कुछ चार्ज है, ये बात जिसको समझ में आ गई, क्लियर होने वाला सब कुछ। चार्ज भरा हुआ था, पानी की टंकी में कुछ पानी भरा हुआ है, और मैंने जैसी स्लैब डाली कैपेसिटी तो बढ़ गई, कैपेसिटी तो ऐसे समझो टंकी इतने साइज की थी
और इसमें पानी भरा हुआ था, इसमें पानी भरा हुआ था, बीच में किसी हाइट तक भरा हुआ था। अब सोचो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब साइज ऐसे बढ़ा दिया किसी ने, खींच दिया साइज, मैजिक था, खींच दिया टंकी के साइज को ऐसे करके, टंकी के साइज को ऐसे खींच दिया। तो मुझे बताना, लेकिन बैटरी हटा दी, बैटरी, तो जैसे आप बैटरी, पहले एक चीज ओके करो, जैसे ही बैटरी हटेगी तो जितना चार्ज पहले था चार्ज तो उतना ही रह जाएगा, क्योंकि यार जो चार्ज को बढ़ाने वाला सोर्स है वो तो हट ही चुका है, वो तो एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो जितना चार्ज पहले था चार्ज सेम रहेगा। पहले उस चीज को पकड़ो जो सेम रहेगी, तो जितना चार्ज पहले था चार्ज उतना ही बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप एक लॉजिक फैक्ट लगाना बच्चों, पहले टंकी की कैपेसिटी थी इतनी, इसमें कुछ पानी था, अब कैपेसिटी को बढ़ा भी दिया गया और पानी उतना ही रहा, तो पोटेंशियल घट गया कि नहीं घट गया? अरे सोचो, पानी इसमें इतनी सी टंकी के अंदर 10 मीटर की हाइट तक था, अब टंकी को ऐसे करके बढ़ा दो, खींच दो ऐसे करके, इस तरीके से साइज बढ़ा दो, साइज बढ़ा दो, पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो होता क्या है ना, पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या मैं तुमको बार बार कई दिनों से ये वाली बात नहीं बोल रहा हूं कि जब तीन चीजों में से सी, क्यू और वी में से 2 चीजें पता लग जाए, तीसरे का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। तो मेरे को पहले बस इतना बताना बच्चों आप लोग कि अगर इसका कैपेसिटेंस, अब समझना शुरू कर चुके हैं, देखना आएगा, आप पहले सुनते चलो, मैं लास्ट में को बहुत इजीली समराइज करूंगा कि अगर इसका कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है, तो जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो आप लोग बोलोगे के टाइम्स ऑफ सी होगा, और मन में डाउट लगता है आप बोलोगे सर ए एप्सिलॉन एम बाय में बोलो डी, और मैं इसको लिखूंगा बोलो क्या, और मैं बोलूंगा सर मेरा कैपेसिटेंस तो के गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? तो एक चीज तो सर पक्की है कि ऐसा करने से, स्लैब डाल देने से कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम, चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे ना हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज पे सर बात करते हैं सर, अगर पहले इसके पास जो भी चार्ज है, हालांकि चार्ज होता है सीवी, कितना होता है बोलो? जितना कैपेसिटेंस है, जितनी पोटेंशियल है। सर बाद वाला जो चार्ज होगा वो पहले वाले चार्ज के बिल्कुल बराबर ही होगा। अब क्यों बराबर होगा सोचिए, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। बैटरी क्या हो चुकी है? बन सके, यहां पर ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चों आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो जो चीज चार्ज को बढ़ाने वाली थी वो तो हट गई ना। तो आपने स्लैब भले ही डाली हो, कैपेसिटी भले ही बढ़ गई, लेकिन जो सोर्स था चार्ज को बढ़ाने वाला वो तो रुक गया। तो इसका मतलब जितना चार्ज पहले था चार्ज, तो आप ध्यान रखेंगे एक चीज सेम रहती है जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, वो क्या होता है बोलो? चार्ज। अब सुनो भाई, अब गेम बड़ा आसान होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस तो कई गुना बढ़ चुका है, चार्ज सेम रहा है, चार्ज क्या रहा है? सेम। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। अच्छा, पहले वाला पोटेंशियल कितना होगा? क्यू बाई सी। अब बाद वाले पोटेंशियल की बात करते हैं, बाद वाले कहेंगे सर बाद वाला चार्ज, क्या कहेंगे? बाद वाला चार्ज और बाद वाला कैपेसिटेंस, तो कहेंगे सर बाद वाला चार्ज तो सेम है, बाद वाला चार्ज तो, और बाद वाला कैपेसिटेंस। तो मुझे बताना जरा, अगर पहले वाला क्यू बाई सी था तो अगले वाला 1 बाय में के क्यू बाई सी, तो बोलो कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया बोलो? 1 बाय में या वी बाय में के, बोलो क्या आ गया? तो बताना जरा, पोटेंशियल कम हुआ है ज्यादा हुआ? बहुत अच्छे, ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान सुनेंगे। हुआ क्या? फोकस करिए, बहुत जरूरी चीज पे काम कर रहे हैं भाई भी हम। मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज बोली है बच्चों, कैपेसिटेंस तो के गुना बढ़ेगा, वो बहुत क्लियर चीज है। स्लैब डालेंगे तो भैया मीडियम की परमिटिविटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी, तो वैसी बात है कैपेसिटेंस भी के गुना बढ़ेगा। लेकिन लॉजिकल बात एक और है कि अगर सर बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है तो जो कैपेसिटेंस जो मर्जी बढ़े, कैपेसिटी जैसी मर्जी बढ़े, लेकिन चार्ज तो सेम ही रह जाएगा ना, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब चार्ज अगर आपका सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस के गुना बढ़ गया, सोचो ना, चार्ज अगर सेम रहा, क्यू का क्यू ही रहा बेसिकली, और कैपेसिटेंस के गुना बढ़ गया, तो लॉजिकली पोटेंशियल के गुना घट गया, 1 बाय के टाइम्स घट गया। और ये होना भी चाहिए। एक पानी की टंकी में पानी उतना ही रहा, लेकिन उसकी साइज बढ़ा दी गई, तो पोटेंशियल नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाइट नीचे आएगी कि नहीं आएगी? अरे नहीं आया समझ। मेरे को तो लगता है बच्चे ना लॉजिकल आंसर कर देते हैं इनके। जो बच्चे बहुत इजीली समझ रहे होते हैं ना, वो एकदम वैसी लॉजिकल कर देते हैं। अच्छा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज सेम रहेगा, स्लैब डाल दी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल घट जाएगा, ऐसे अंदाजा लगाते हैं। अब देखो एनर्जी पे कैसे लगाएंगे आप लोग, सोचो। आप लोग बोलेंगे सर एनर्जी कितनी होती है? अब आप कहेंगे सर क्या होगा पता है? अच्छा, मैं क्या करता हूं ना, एक चीज सुनो, या तो इस वाले को लगा लो, या तो इसको लगा लो, या चार्ज वाला लगा लो। अच्छा, चार्ज वाले में क्या फायदा है, कौन बच्चा बताएगा? चार्ज वाले में क्या फायदा, कौन बच्चा बताएगा? हाँ, तो चार्ज वाले में मेरे लिए फायदा ये है कि चार्ज सेम है, तो मेरे लिए वहां पर पैरामीटर जल्दी सॉल्व होंगे ना। तो मैं बोलूंगा नया वाला एनर्जी कितना होगा? हाफ नया वाले चार्ज का स्क्वायर और नया वाला कैपेसिटेंस। अरे अभी तो फॉर्मूला पढ़ गया, हाफ क्यू स्क्वायर वैसी। कनिष्का नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। अब मुझे बताओ, अच्छा मैं उससे भी करवा दूंगा, डोंट वरी, हाफ सी बी स्क्वायर से समझा दूंगा। मुझे ये बताओ सब बच्चे, हाफ क्यू डैश को तो क्यू ही बोलूंगा, और ये हो जाएगा के सी। अब बताओ कितने से मैच कर रहा है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो मैं बोलूंगा एनर्जी भी 1 बाय, मतलब क्या होगा जरा बताओगे? सर एनर्जी भी के टाइम्स कम हो जाएगी। एनर्जी भी के टाइम्स, यार पोटेंशियल नीचे चला गया तो एनर्जी तो कम होनी है, डैम में पानी नीचे चला गया, साइज भले ही तुमने डैम का बहुत बड़ा कर दिया, तो एनर्जी तो घट जाएगी ना उसकी। अरे नहीं आया समझ में, एनर्जी घट जाएगी।
कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या बाउंसर जा रही है? लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। अच्छा, जिन बच्चों को लगे ना हाफ सी वी स्क्वायर से करके दिखाना है, एक चीज सुनो, उसी को सुन लो। उसका हाफ सी वी स्क्वायर पहले होगा, बाद में बताना कितना होगा, बाद में। इधर भाई, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। अब बताना जरा कैपेसिटेंस कितना हो गया के टाइम्स, और ये वी डैश कितना होगा 1/k टाइम्स। सो ये होगा 1/k का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अब बताना ऊपर k और नीचे k स्क्वायर आएगा, तो एक k से एक k कट जाएगा, तो नीचे 1/k बचेगा। बहुत अच्छे खेल, हाफ सी वी स्क्वायर, और ये बेसिकली पहले वाला है, तो बोलो क्या आ जाएगा, u/k। क्या आ जाएगा बोलो? घट रही है, आप चाहे हाफ सी वी स्क्वायर से कर लो। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा भाई, खत्म होने वाला है बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो। क्या तुम लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था इधर, -dv/dr, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जितना उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, बस खत्म हो गए। मैं बोलूंगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इधर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल का अंतर है v, और कितनी दूरी है हर्ष, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल का अंतर है बोलो v, और दूरी बोलो कितनी है इनके बीच की, d। तो E है v/d। क्या है बोलो? अरे माइनस को भूल जाओ ना बिल्कुल, हमें वैल्यू देखनी है। और यहां जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी नई पोटेंशियल। क्या दूरी बदलनी है क्या यार? दूरी दोनों के लिए सेम है, बस नया पोटेंशियल डिवाइड में ये। अब नया पोटेंशियल बताओ कितना है? बहुत अच्छे, v/kd। बोलो v/d का ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज 1/k टाइम्स। तो यार अब बच्चों ने कैसे याद करना शुरू कर दिया, कह रहे यार कैपेसिटेंस तो k गुना बढ़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाकी सब कुछ 1/k टाइम्स घटेगा। और यही पूछना है उसको बस। अब रटने वाले बच्चे कह रहे हम तो फायदे में ज़्यादा नहीं है, हमें तो सोचेंगे नहीं, है ना। लेकिन देखो समझने वाला एस्पेक्ट है ना। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्या बताओ? तो आपने अब देखो कैसे याद करना है, इधर कैसे याद करना है सर, याद कैसे करना है, समझना कैसे। आप सबसे पहले देखेंगे कि स्लैब डालने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, बैटरी को जोड़े रखा। मैंने क्या बोला? स्लैब डालने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को जोड़े रखा। तो आपको ऐसे समझना है सर, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है ना, तो चार्ज जितना पहले था उतना ही रह जाएगा सर। और कैपेसिटेंस मुझे पता है स्लैब डालने पे के टाइम बढ़ना ही है। अब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो V = Q/C का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही ना, वो सेम रहा लेकिन ये बढ़ गया, वो सेम रहा लेकिन ये बढ़ गया। तो ये बढ़ गया तो बोलो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब भैया हाफ Q² C लगाया, चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस k गुना बढ़ा था, फिर ये हो गया E = V/d लगाया, तो पोटेंशियल 1/k टाइम्स हुआ था, तो V/k कर दिया, और ये भी घट गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब तुम ये वाला करोगे तुम्हारे को और क्लैरिटी आएगी इसको लेके, ठीक है। सो गाइज मुझे बस इतनी बात का आप लोग जवाब दे दो कि अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं इन शॉर्ट अगर मैं एक छोटा सा टेबल यहां पर क्रिएट करूं, कहां करूं, मान लो यहां, बताओ कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बोलो, k टाइम्स। सुन लो, कैपेसिटेंस चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बोलना शुरू करो, बोलो k टाइम्स, बोलो भाई क्या सी, ये 1/k टाइम्स होएगा, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो। एग्जाम में ना यही पूछता है, यही पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। पता क्वेश्चन क्या है, सुन लो। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है, सुन लो, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड है। कितना बोलो? 50। कह रहे हमने उसमें एक स्लैब डाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 5 है। कितना बोलो? फोकस करना। कैपेसिटेंस है कितना बोलो? कैपेसिटेंस कितना है? 50। और हमने स्लैब डाला कितने का बोलो? 5 का। बोलेगा पहले तो, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। बैटरी क्या कर दी? डिस्कनेक्ट। क्या कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ा? तो बोलेंगे कैपेसिटेंस k गुना हो गया, मतलब 5 गुना 50 का, मतलब 250 हो गया। कितना होगा बोलो? 250। चार्ज के साथ क्या हुआ? कहेंगे चार्ज सेम रहा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? फिर पोटेंशियल की बात करेगा तो वो 1/k टाइम्स बेसिकली, जितना भी पहले उसका 1/5 टाइम्स हो जाएगा। कितना देगा? 1/5 टाइम्स। वो पोटेंशियल पहले वाला कुछ और होगा, तो वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देख लेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कौन बढ़ा और कौन घटा। क्लियर है? अब आते हैं अगले ट्विस्ट पे। पहला वाला समझ में आ गया? पहले बताओ। अब तुम्हें अगले में और क्लैरिटी आएगी कि भैया जब स्लैब डाली तो कैपेसिटेंस तो बढ़ा, और इस बार मजे की बात क्या है कि बैटरी भी कनेक्टेड है। तो जब जगह बढ़ी और बैटरी लगी हुई, मोटर लगी हुई, तो पानी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब तुम इसको ना ऐसे समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक पानी की टंकी पूरी भरी हुई है, ऊपर टॉप तक भरी हुई है। अब सुनना, इसका कुछ चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल है। यहां पर ध्यान देना, मनसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी पूरी पानी की टंकी भरी हुई है। अब स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी साइज से बढ़ा दिया। आप कहेंगे पानी नीचे आएगा,
पानी नीचे आएगा। लेकिन सोचिए मोटर लगी हुई है तो पानी फिर से भर जाएगा। तो इस बार क्या होगा, मोटर की वजह से वापस से पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा, क्योंकि मोटर कनेक्टेड वैसे ही है जैसे पहले थी, बाद में भी वही मोटर कनेक्टेड है। तो मैं ये बोलूंगा सर इस बार इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, इस बार इसके अक्रॉस, क्योंकि सर अगर पानी मान लो भरा हुआ था ऊपर तक, मान लो साइज बढ़ा भी तो पानी नीचे आया, आपको लग रहा है कि पोटेंशियल कम हो गया पानी का, लेकिन पानी की टंकी के साथ मोटर कनेक्ट है ना, तो वापस से भर देगी नहीं भर देगी, समझ रहे हैं? तो वो पानी की टंकी से बहुत जल्दी समझ में आएंगी चीजें, तो भर देगी तो वापस से क्या होगा, इस बार पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, वापस से उतना ही हो जाएगा, लेकिन चार्ज बढ़ गया, चार्ज क्योंकि उतना ही क्रिएट कर दिया, साइज भी बढ़ गया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बात मेरे को बस कैसे याद रखनी है, मैं कहता हूं एक सिंपल सी चीज याद करो, कैपेसिटेंस हमेशा k गुना बढ़ेगा, कैपेसिटेंस हमेशा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज सेम रहेगा, और बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो v सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा बोलो? अब c पता है और v पता है तो q निकलेगा, और जब c v q सब पता लग गया, एनर्जी निकलेगी, e भी निकलेगा, खत्म होगी कहानी। कैसे? आओ आओ ए क्लास, तो मैंने बोला मान लो पहले कैपेसिटेंस a एप्सिलॉन नॉट बाय d है, सो बाद वाला जो होएगा वो कितना होएगा बोलो? वही बोलोगे, kc बोल दोगे? ओए बस इधर देखो, अब इस बार तुम लोग क्या बोलोगे तुम्हें पता है? तुम लोग बोलोगे सर पहले वाला जो पोटेंशियल होगा वो होगा q बाय सी, सुन लो, और सर बाद वाला पोटेंशियल कुछ नया नहीं होगा, पहले वाले जैसा ही होगा। क्यों भाई? थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, बैटरी कनेक्टेड ही है तो पोटेंशियल उतना ही बना देगी वापस से, भले ही साइज बढ़ेगा, नीचे आएगा पानी, लेकिन पानी भर के फिर से उसको उतने पोटेंशियल में ले आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो इस बार पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम हो गया, साइज भी बढ़ गया, फिर भी पोटेंशियल सेम कर दिया, चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया बोलो? चार्ज। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर पहले वाला जो चार्ज है वो क्या है बोलो? सीवी। तो बाद वाला चार्ज क्या होगा? नया कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल, नया कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल। और आप लोग बोलोगे सर नया कैपेसिटेंस क्या है? सर वो तो केसी है। नया कैपेसिटेंस बोलो क्या है? वो तो केसी है। और सर नया पोटेंशियल क्या है? सर वो तो वही है, तो बोलो के सीवी, और सीवी पहले वाला है भाई, तो बोलो कितना आ गया बोलो? तो नया चार्ज आ गया k टाइम्स ऑफ q। अरे यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सर एनर्जी की बात करते हैं। अच्छा इस बार कौन सेम रहा है? v सेम रहा है। क्या सेम रहा है? तो मैं जानबूझ के चाहूंगा कि मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं हाफ सी वी स्क्वायर, मेरा ही फायदा है ना इसमें। तो मैं बोलूंगा नई एनर्जी कितनी आएगी? हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा वो तो आएगा हाफ सी डैश तो हो जाएगा के सी, और वी डैश सर सेम रहा है, सो वी स्क्वायर बहुत क्लियरली दिख रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर के टाइम्स हो गया, सो नई एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी पुरानी एनर्जी की। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। और लॉजिकली लगता है बैटरी कनेक्टेड थी, पानी बढ़ गया होगा, एनर्जी बढ़ गई होगी, एनर्जी बढ़ गई होगी, चार्ज बढ़ गया होगा, पोटेंशियल सेम रहा होगा, कैपेसिटी बढ़ गई होगी। लॉजिकल आंसर मिल रहे हैं, है ना। एंड लास्ट कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? बहुत अच्छे, E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। नया इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या बोलोगे? वी डैश बाय में डी, और नया पोटेंशियल आपको पता है पुराने पोटेंशियल के बराबर ही है, सो वी बाई डी। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलो क्या रहती है? सेम। मतलब एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। सो मुझे फटाफट से इस बॉक्स को भरवाइए। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। तो मुझे तो ये समझ में आया कैपेसिटेंस तो के टाइम्स होना ही है स्लैब आने पे, समझ नहीं आया। पोटेंशियल की बात करें तो सोच समझ के सोचना, बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल सेम कर देगी, और बैटरी अगर हट गई है तो डेफिनेटली कैपेसिटी के बढ़ने की वजह से नीचे आया होगा पानी। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो क्या हो जाएगा? कनिष्का नहीं आ रही बात समझ में, मुश्किल लग रहा है। तो क्या होगा बताओ जरा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? सेम। चार्ज बताओ क्या होगा? एनर्जी बताओ, ये बताओ। यहां से क्वेश्चन के आने की संभावना ना सबसे ज्यादा है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इस साल भी आया होगा, रिपीटेड ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कैपेसिटेंस से कोई क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, एक जो मैंने लास्ट क्लास ली थी वो, और एक जो मैंने आज की क्लास ली है ये, इन दोनों से ही आएगा कैपेसिटेंस से क्वेश्चन। और बच्चों के लिए सरदर्द भी सिर्फ यही दोनों है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर तुमने ढंग से सुन लिए तो ये बहुत आसान है, और नहीं सुने ना आपको पता है रट नहीं पाओगे। कैसे रटोगे? कितना रटोगे भाई इसको? अगर लेकिन समझ में आ गया तो वो सिचुएशंस बदलेगा, आप लोग आंसर्स कर जाओगे। फिर भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलोगे मेरे लास्ट में टाइम बचेगा, मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा तुम लोगों को कैसा प्रीवियस ईयर में है। पहले बताओ समझ में आया तुम लोगों को? तसल्ली देख लो, अभी नए टॉपिक पे 2-3 मिनट बाद बढ़ूंगा, पहले इसको देख लो। हाँ लक्ष्य, यू वाला देख, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी फॉर्मूला लगाया मैंने जानबूझ के। क्यों लगाया? क्योंकि चार्ज सेम रहा है, तो मैं उसकी टर्म्स में फॉर्मूले को लिखूंगा तो ज्यादा बढ़िया है जिसकी टर्म्स में चीजें सेम रही हैं। क्योंकि देख एनर्जी के फॉर्मूले दो हैं,
हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। मैंने जानबूझ के क्यू स्क्वायर बाय सी वाला इधर लगाया और हाफ सी वी स्क्वायर वाला इधर लगाया, क्योंकि इधर वी सेम रहा है और उधर क्यू सेम रहा है, तो मेरे लिए बाद वाले में कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो चार्ज इधर सेम रहा है, कैपेसिटेंस के गुना बड़ा था, निकाल उससे भी क्या था, पहले वाले से हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल लो, फिर सी में भी चेंज देखना है, वी में भी चेंज देखना है, फिर भी आएगा आंसर। तो अब थोड़ा ना एक काम करो, तसल्ली से सोचो कि हुआ क्या इन सिनेरियोज में। मुझे तो ऐसे याद हुआ कि भैया अगर मैं मतलब एग्जांपल के तौर पर ट्रीट करूं, एनालॉजी लगाऊं एक पानी की टंकी से, तो मुझे तो ये लगा कि मैंने जब स्लैब डाली तो कैपेसिटी बढ़ी, स्लैब डाली तो कैपेसिटी बढ़ी, मतलब साइज बढ़ गया टंकी का। अब साइज बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है पानी नीचे आ जाएगा, और बैटरी तुम हटा चुके हो, मोटर तुम बंद कर चुके हो, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी कम, कैपेसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा, और जब नीचे आया तो भैया एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनर्जी भी कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेसिकली यहाँ पर डिक्रीज करता है। लेकिन जब बैटरी को लगाए रखते हो और कैपेसिटी को बढ़ा देते हो, अब कैपेसिटी बढ़ गई, बैटरी लगी रही, तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बोलो, चार्ज बढ़ेगा। कैपेसिटी बढ़ी है तो बोलेंगे पानी, वो बैटरी तो कनेक्टेड है, चार्ज बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल बोलो क्या कर देंगे, सेम, क्योंकि बैटरी जब कैपेसिटी बढ़ी ना तो पानी नीचे आया और फिर और भरा तो वो वापस से उतने पोटेंशियल पे आ गया, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, लेकिन चार्ज बढ़ गया होगा, कैपेसिटी बढ़ गई होगी। जब चार्ज ही बढ़ गया, कैपेसिटी भी बढ़ गई, तो एनर्जी भी बढ़ गई होगी। क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा होगा। मुश्किल है क्या, बताओ जरा, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बच्चे याद करके जाते हैं और ऐसे ही बिल्कुल एकदम देखते ही क्वेश्चन में आंसर टिक कर देते हैं। वो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट, और इतना तुमने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन होगा, 100% हो जाएगा पेपर के अंदर। अब समझ में आया, लेकिन सोच लो। एक क्वेश्चन लिखो, किसी का एमटीजी है यहाँ पर, कुछ कुछ टीचर्स तेज में भी अच्छा करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्लास चलो, अब देखो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को ना बच्चा पकड़ लेता है। कैसे भाई, कोई भी बैटरी लगी हुई है, इसकी वी वोल्टी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, उसका क्वेश्चन पढ़ो क्या है, दो आइडेंटिकल पीपीसीज लगी हुई ए और बी, और उनको बैटरी वी से कनेक्ट करा गया। डायग्राम थोड़ा सा उलझा के दिया हुआ है, अदरवाइज इसको मैं सीधा करूंगा ना, इधर इसको मैं सीधा करूंगा ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि वो दोनों ही इससे पैरेलल बैटरी में जुड़े हुए हैं। तो इसके पास भी पोटेंशियल वी है, उसके पास भी पोटेंशियल बोलो कितना वी है। अब सवाल सुनो उसका क्या है, कहता है और एक स्विच एस लगाया हुआ है, स्विच एस लगाया हुआ है, और इधर स्विच एस लगाया हुआ है, और कहता है स्विच एस को बाद में हम ओपन कर देते हैं, और जो प्लेट्स के बीच का फ्री स्पेस है ना, उसके बीच में एक स्लैब डाल देते हैं, उसके बीच में एक, और वो स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बोलो, के। और हमने स्विच एस को पहले चालू कर रखा था, बाद में ओपन कर दिया, बाद में क्या कर दिया, ओपन। अब उसका सवाल बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है दोनों कैपेसिटर्स में आपको ये बताना है कि पहले जो एनर्जी स्टोर थी और जो एनर्जी बाद में स्टोर है उसका रेशियो बताना है। उसका क्या बताना है बोलो, रेशियो। बच्चा पहले क्वेश्चन समझने में फंस जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जरा समझने की कोशिश करें। जब ये स्विच ऑन था तो ये भी बैटरी से कनेक्टेड था, वो भी बैटरी से कनेक्टेड था, बोला है कि नहीं, दोनों ही बैटरी से कनेक्टेड थे। लेकिन क्या करा उसने बाद में, स्लैब दोनों में डाली, स्लैब और इस स्विच को हटा दिया। अब स्विच हटते के साथ ही पता क्या हुआ, ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये तो बैटरी से, और ये वो वाला केस है जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो बना दिए दोनों क्वेश्चन इसने, दोनों ही डाल दिए इसने, एक ही क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन डाल दी। तो क्या करा इसने, इधर क्या करा इसने। अब आप कहोगे सर पहले कैपेसिटर के लिए अगर मैं एनर्जी देखूं, तो वैसे जिस बच्चे को भैया बहुत स्मार्टली पढ़ के गया है, उसको पता है कि जब बैटरी कनेक्टेड रही है ना, जब बैटरी कनेक्टेड, तो वो जानता है कि बाद वाली एनर्जी पुरानी वाली एनर्जी से के टाइम से होगी, वो सीधा रेशियो करके आएगा एग्जाम में k/1, उसको कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। जो इतना बढ़िया तरीके से पढ़ के गया है ना कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी, तो ये कनेक्टेड रही है बैटरी से, स्लैब डालने के बाद ये कनेक्टेड रहे, तो उसका एनर्जी जो होगा बाद वाला वो पुराने वाले से k टाइम्स होगा, तो जो उसका रेशियो आएगा वो k/1 आएगा। और जिसने पढ़ा हुआ, दूसरे वाला ही पढ़ा हुआ भाई,
अरे जिसने वो पढ़ा उसको ये भी पता होगा, तो वो बोलेगा कैपेसिटर बी में क्या होगा, नए वाला एनर्जी ना 1/k टाइम्स होगा पुराने वाले के, बोला है कि नहीं, तो वो कहेगा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। और या तो ऐसे निकाल लेना, या फिर तुम्हें प्रोसेस तो पता ही है, तुम्हें प्रोसेस तो सिंपल है। अच्छा वो और क्या स्विच करेगा, और स्विच करेगा, देखो बताता हूं क्या करेगा स्विच। स्विच सुनो क्वेश्चन में क्या करेगा, सुनो। वो कहेगा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना 5 माइक्रोफैरड है, सुनना, इसका 5 है, उसका भी 5 है, C1 का भी C2 का भी। अब सुन लो, बस समझने के लिए सुन लो, क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रैक्टिस बाद में करवाऊंगा तुम्हें। इसका भी 5 है। अरे सुनो, अब क्या बोलेगा, कहेगा ये पोटेंशियल 100 का है, कितने का बोलो, सुनना। अब आप मुझे बताओ, अगर तुम्हें इसका कैपेसिटेंस पता है, उसका कैपेसिटेंस पता है, कनेक्टेड थे शुरू में दोनों, तो दोनों का वोल्टेज भी थी, तो दोनों का चार्ज भी पता लग जाएगा, दोनों का पता लग जाएगा, सवाल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगला। तो वो बोलेगा बताओ जरा, इस कैपेसिटर के पास, इस कैपेसिटर के पहले कितना कैपेसिटेंस था, बाद में कितना था, इस कैपेसिटर के पास पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना था, समझ रहे। तो आपको पता है कि जैसे वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो जितना चार्ज के पहले था उतना ही बाद में रहेगा, लेकिन इसके पास आपको पता है चार्ज k टाइम्स बढ़ेगा, चार्ज k टाइम्स पोटेंशियल सेम रहेगा। करना है ऐसा क्वेश्चन, पहले तुम मुझे बताओ, पहले तुम्हें ये सब समझ में आ गया। अभी इसी को क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, सुनो। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करा, पांच माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, सुनना भाई, स्विच एस, क्लास प्लीज, शोर नहीं भाई, 100 वोल्ट। अब सवाल यही है भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं सवाल, लेकिन सवाल क्या है भाई, हमने स्लैब डाल दी, हमने क्या कर दी बोलो। अब स्लैब को डालने के वक्त स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 10 है, कितना है बोलो, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, दोनों में स्लैब डाली है, दोनों में क्या डाली है। अब वो तुमसे सवाल पूछेगा कि क्या चेंज आया पहले वाले की कैपेसिटेंस में, क्या चेंज आया दूसरे वाले की में, क्या चेंज आया पहले वाले के चार्ज में, दूसरे वाले में कितना चार्ज में चेंज आया, पहले वाले या दूसरे वाले के पोटेंशियल में कितना चेंज आया, पहले वाले दूसरे वाले के एनर्जी में कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। सो गाइस फोकस करें, देखो बहुत सिंपल शब्दों में इसको करेंगे फाइनलाइज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्या करा है उसमें, दोनों में स्लैब इंसर्ट करी, दोनों में स्लैब, और इस स्विच एस को ओपन कर दिया। तो कहानी क्या बनी कि स्लैब दोनों में आई है, लेकिन स्लैब दोनों में आने के बाद एक बैटरी से कनेक्टेड रह गया और एक बैटरी से बोलो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। अब जिसने ये सारा पढ़ा उसने कहीं समझ लो पूरा टॉपिक दे दिया है ना, उसने पूरा, लेकिन इतने सारे पैरामीटर्स नहीं पूछेगा एक बारी में। तो मैं क्या बोलूंगा सब बच्चे सुनो भाई, फॉर कैपेसिटर 1, फॉर कैपेसिटर, क्या तुम लोगों को याद है कि ऐसे में स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ती है, कैपेसिटेंस, तो मैं बोलूंगा सर पहले वाले का जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले के। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, सो बोलो क्या बोलोगे सर, 10 गुना में 5 कर दोगे, बोलो कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरड। सर खत्म कहानी। सर पहले वाले का चार्ज, क्या तुम्हें याद है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रह गई है तो चार्ज k टाइम बढ़ेगा, चार्ज k टाइम, समझ नहीं आ रहा, बैटरी कनेक्टेड रहेगी ना तो चार्ज k टाइम बढ़ेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, k टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज। अब आप कहेंगे सर k टाइम बढ़ेगा पुराने चार्ज के, लेकिन पुराना चार्ज कितना है, पुराना चार्ज कितना है, तो यार पुराना चार्ज तो हम निकाल सकते हैं ना, वो C भी होगा, कितना होगा बोलो, क्योंकि इसके बाद चार्ज कितना होगा, जितना इसका C है इंटू जितना इसका V है, तो 20 के अगर 100 का है तो बोलो कितना आएगा, बोलो 5 गुना में 100, तो आप बोलोगे 500 माइक्रोकूलम। क्या बोलोगे, समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो बोलोगे k टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 10 गुना में 500, बोलो कितना आ जाएगा। अब हुआ कुछ क्लिक, पोटेंशियल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा बोलो, पोटेंशियल। तो बताओ जरा, अगर बैटरी से कनेक्टेड ही रह गए हो तो पोटेंशियल बाद वाला पुराने वाले पोटेंशियल के बराबर। अब अगर पुराना पोटेंशियल नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता पुराना पोटेंशियल, पुराना पोटेंशियल कितना होगा भाई, पुराना पोटेंशियल कितना होगा, Q/C, पुराना C बोलो, पुराना चार्ज बोलो कितना है, 500 माइक्रोकूलम, पुराना कैपेसिटेंस कितना है बोलो 5, बोलो कितना आएगा। अरे यार ये क्यों कर रहा हूं मैं, खत्म। ये पहले 100 पता है ना, तो बाद में भी 100 ही रहेगा। अरे नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, अरे क्लास एक और बात है, अगर वो इसी में एनर्जी भी पूछ रहा है तो मुझे बताया एनर्जी कितनी हो जाती है, k टाइम्स, एनर्जी k टाइम्स, लेकिन आपको पुरानी भी तो पता होनी चाहिए ना, तो पुरानी एनर्जी में कैसे निकालूंगा, हाफ CV स्क्वायर से, कैसे निकालूंगा, और हाफ C तुम्हें पता है, V तुम्हें पता है, हाफ CV स्क्वायर आ गया और k टाइम्स कर दिया मैंने, 10 गुना कर दिया, तो बोलो हो गया ना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ध्यान रखना, और ये एग्जाम में आता है। आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे बताइए, अगर तुम्हें पहले वाली चीजें सारी पता हो तो बोलो बाद वाली निकाल लोगे, निकाल लोगे। अच्छा दूसरे वाले का सीन बताना क्या होगा, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, k टाइम्स,
यानी 5 गुना 10 बोलो कितना, ठीक। अब सर चार्ज कैसा रहेगा दूसरे वाले के पास, सेम। तो दूसरे वाले के पास चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। अब पहले कितना चार्ज था, पहले वाला होगा CV। अब बोलेंगे C कितना, बोलो 5, और V इसके पास भी 100 ही है। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, 500 माइक्रोकूलम। तो बोलेंगे सर चार्ज नया वाला भी 500 माइक्रोकूलम ही होगा। सर नया पोटेंशियल कितना होगा, सर नया पोटेंशियल कितना होगा, सर पोटेंशियल ऐसे केस में घट जाता है ना, 1/k टाइम्स जाता है। क्या होता है बोलो, अच्छा तो पोटेंशियल पहले 100 था, अब उसका 1/k टाइम्स क्यों करना है बच्चों बताओ। तो पहले 100 था क्योंकि 100 के क्रॉस लगा हुआ था, 100 बाय में 10। क्या बताओ उसमें रॉकेट साइंस है भाई, नहीं है बात समझ में, बन जाएगी क्वेश्चन। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे इस टॉपिक पे अब तक सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला है ना पेपर्स के अंदर, वो ये वाला मिला है। क्योंकि इसमें बच्चे को ना दोनों साइड सोचनी पड़ती हैं, एक वो वाला भी जो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, एक वो वाला भी जो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। इज दिस फाइन। इसके अलावा जो उसने क्वेश्चन पूछे ना वो इतने ईजी पूछे हैं, ये सुनो, इसके अलावा जो उसने क्वेश्चन पूछे वो इतने ईजी पूछे कि उसने सिंपल बोला मैंने एक स्लैब डाल दी, एक ही चीज पूछता है, मैंने एक स्लैब डाल दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बताइए एनर्जी पे क्या असर पड़ा। सिंपल, एनर्जी पे क्या असर, घट गई भाई, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके तुम। सिंपल पूछता है, घट गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ी, कितनी घटी, ऐसे पूछता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सब कुछ पूछा गया था, है ना, और इतनी चीजें नहीं पूछी गई थी, कोई एक या दो चीजें पूछी जाती है। कैपेसिटेंस पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया, बस। क्लियर है कि नहीं। कैपेसिटेंस तो चार्ज ही पूछा गया था जितना मुझे याद आ रहा है, जब ये क्वेश्चन हमारे के लिए आया था। तो आपको पता है इसका कैपेसिटेंस क्या गुना बढ़ेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या गुना बढ़ेगा। लेकिन एक केस में चार्ज सेम रह जाएगा बिकॉज बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अरे नहीं आ रहा समझ में, क्या मुश्किल था बताओ उसके अंदर, था कुछ मुश्किल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड गाइज अब फुल एंड फाइनल एक लास्ट टॉपिक हम करेंगे, बस फिर खत्म है चैप्टर, फिर खत्म है। सो मुझे तुम ये बताओ, कुछ क्लैरिटी है यहां पर, पक्का नहीं है। अच्छा एक बात आओ, इस टॉपिक पे एक बार नजर डालो, ये मैंने तुम्हें कैपेसिटेंस कराया था, इस पे एक बार नजर डालो क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड टॉपिक तुम्हें करवाने वाला हूँ। ठीक है, कि मैंने कैपेसिटर के बीच में स्लैब डाल दी, और जो मैंने स्लैब डाली ना वो पूरे स्पेस में डाली थी, तो आपको पता है कैपेसिटेंस क्या गुना बढ़ जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे स्पेस में डालूँ ही ना स्लैब को, मैं कुछ स्पेस को फिल करूँ, बाकी सारा एयर में रह जाए, तो कैपेसिटेंस अलग तरीके का रहता है। अब ये वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मतलब टिपिकल सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट करी है ना, मैं वो भी तुम्हें साथ ही साथ अभी बता रहा हूँ। हालांकि ये वाला जो काम है ना, ये मैं तुम लोगों को लास्ट में भी करवाऊंगा, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद लास्ट में हम फिर दोबारा से एक एक चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं, एक एक टॉपिक फिर से गो थ्रू करते हैं, फिर दोबारा समझते हैं पीपीसी क्या है, ये टॉपिक कैसे हुआ, सारा कुछ हो जाता है रिवाइज। इतना समय होता है हमारे पास एंडिंग तक। ठीक है, जो बच्चे लास्ट के पढ़े हमसे पूछ सकते हैं, पूरा सिलेबस हम दोबारा रिवाइज करते हैं। प्लस क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, जो मुझे लगते हैं कि और मुश्किल क्या हो सकता है, और मुश्किल क्या हो सकता है, वो सब डिस्कस होता है। पूरा एमटीजी का एक सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वो चीजें हमें करनी बाद में भी है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास टाइम ठीक ठाक बचा हुआ है, अभी आधा घंटा है, तो हमारे पास और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे चैप्टर ये खत्म हो चुका है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये एडिशनल है कुछ ना कुछ। सो मेरा सवाल ये है कि बच्चों, अगर मैंने स्लैब डाली ही नहीं, सिर्फ हवा है बीच में, तो कैपेसिटेंस क्या है बोलो, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। लेकिन अगर हवा की बजाय पूरी स्लैब इंसर्ट कर दी, तो कैपेसिटेंस बोलो कितना होगा, K टाइम्स ऑफ C। वो रीजन आप जानते हो कि मीडियम आ जाएगा, और मीडियम की परमिटिविटी क्या, मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगी, तो K हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, करने के हवाले ये तो पता लग गया, लेकिन उससे पहले आप ये इसके ड्राइव को एक बार फोकस कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही भी होने वाला है। C इज इक्वल्स टू Q बाई V, जो उसके बाद चार्ज था, डिवाइड बाई V। V को मैंने क्या लिखा तुम्हें पता है, ED, क्योंकि इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ V को बोलो क्या, ED, और ऊपर चार्ज को लिख दिया सिग्मा इंटू। जिन बच्चों को पता है सिग्मा इंटू ए का मतलब क्या है, उनको पता है सर पे चार्ज डेंसिटी होती है, पता है ना। और E को बाद में सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, मैंने समझाया भी था देखो उस कोने में, है ना। और ये आ गया आंसर ना। तो अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे, कोई नहीं आ जाओ। आप बोलोगे मैं एक क्लास और लगा दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स की, नहीं क्वेश्चन तो क्या है ये भाई, सुनो अच्छे से समझना, नहीं तो टॉपिक मुश्किल लगेगा, मैं क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझना। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T, which is lesser than D, is inserted between the plates of capacitor। आ जाओ भाई,
ओए ये कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने स्लैब इंसर्ट करी, अच्छे समझना भाई, पहले कह रहा हूं ये स्लैब इंसर्ट कर दी, लेकिन स्लैब की थिकनेस जो है वो टी है, कितनी है बोलो, और जो प्लेट्स के बीच की दूरी है वो आप लोग कितनी मानते हो, डी, और ये प्लेट्स का एरिया कितना मानते हो, ए, है ना, कुछ ऐसा ही है। इस सिनेरियो है, मतलब इस बार जो हमने स्लैब डाली वो पूरे स्पेस में नहीं डाली। अब पूरे स्पेस में डाली यार, कुछ तो फर्क पड़ेगा इससे ना। अब फर्क क्या पड़ेगा वो समझना है। अब जो नया कैपेसिटेंस, अब जो कैपेसिटेंस आएगा, देखो स्लैब डाली है, पूरे स्पेस में नहीं डाली। देखो अच्छा नहीं डालता तो क्या आंसर आता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डाल देता हूं, पूरे स्पेस को भर देता हूं, जब टी बिल्कुल डी के बराबर होता है तो बोलता हूं आता है के टाइम्स ऑफ सी, है ना। अब मैं कह रहा हूं मैंने कुछ ही पोर्शन में डाली है तो क्या होगा बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ड्राइव भी आपको समझाऊंगा, हालांकि रिजल्ट भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। लेकिन सुनो कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो नया कैपेसिटेंस कितना आएगा बच्चों, इधर क्लास नया चार्ज, मतलब जो भी चार्ज, सॉरी जो भी चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, है ना। अच्छा पोटेंशियल क्या होता है, वी क्या होता है, ई इंटू डी, वी क्या होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर ना इक्वेशन, ओए क्या चल रहा है तुम लोगों, इधर देख लो। यहां पता है क्या होगा बच्चों, आप लोगों को क्या मैंने ये समझाया है, कॉन्सेप्ट मैंने कभी तुम्हें समझाया जरूर होगा, ये वाला, ये प्लस है यहाँ माइनस है, इसको बोलते हैं कि भैया इंडक्शन होगा हमारी स्लैब के बीच में, किस तरह का वो सुनो। ये जो हमारी स्लैब है ना, अब किसी न किसी मटेरियल की तो बनी हुई है, अच्छा बहुत अच्छा सिचुएशन है, ढंग से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सिचुएशन है ये प्लस है ये माइनस है। आप लोगों को पता है कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है आपको पता है, वैसे यूं बनेगी पूरी की पूरी। तो आप लोग जानते हो कि जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको मैं मान लो ई नॉट का नाम देता हूं, कितना बोलो, ई नॉट। और वो कितनी है पता है आप लोगों को, सबको पता होनी चाहिए। ऐसी क्यों है भाई, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन वो इसकी वजह से भी है और उसकी वजह से भी बनेगी, तो दोनों की जुड़ के बंदे कितनी बन जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझा चुका हूं मैं ये बात, पढ़ा करो, इसलिए ना जितना पढ़ गया होगा उतना मुझे ही पढ़ाने में मजा आएगा कि आपको बोलते वो चीज क्लिक कर रही है। दूसरी चीज क्या है बच्चों, कि जो मैंने स्लैब डाली है इसके पास भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्जेस होंगे, तो जैसे ही मैं स्लैब डालूंगा देखना क्या होने वाला है। आपको पता है इस प्लस की वजह से इधर माइनस आ जाएगा, क्या मैंने सिखाया था ऐसा कुछ, और इस माइनस की वजह से इधर प्लस आ जाएगा, सुनना, और इसकी वजह से अंदर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैं इसका नाम देता हूं ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया मैंने, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बाहर से बन रही ई नॉट, अंदर बन रही ई आई। अब मजे की बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, कि जो स्लैब है, अगर ये स्लैब मेटल जैसी स्लैब है, कैसी स्लैब है बोलो, मेटल जैसी, तो इसके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर ये 100 प्लस लगाएगी ना तो ये 100 माइनस इकट्ठे कर देगी यहां पर, और ये 100 माइनस से 100 प्लस इकट्ठे कर देगी। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट करने की क्षमता रखती है मेटल जैसी चीज, मेटल जैसी चीज। क्यों भाई, क्योंकि मेटल के पास तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। सचिन निकल यहां देख लो, नहीं दिक्कत में आओगे, मैं पहले बोल रहा हूं, यहां बाहर प्लस 100 है, अगर मेरे पास मेटल जैसी चीज है तो पूरे पूरे 100 माइनस इकट्ठे कर सकते कि नहीं कर सकते। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से बन रहा है वो उतना अंदर बना सकती कि नहीं बना सकती। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना कर देगी, 0, कितना कर देगी। बट ये तो तब है ना जब मेटल हो, जब क्या हो बोलो। अब सोचो ये मेटल ना हो कि कोई और चीज है, मान लो प्लास्टिक की चीज है या किसी और मटेरियल की चीज है, तो हो सकता है ना कि उसके पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हो क्या सकता है फिर कि मान लो ये 100 प्लस है लेकिन वो यहां पर सिर्फ 30 नेगेटिव इकट्ठे कर पाए, कितने बोलो 30। तो इससे कुछ अपोजिशन तो वो पैदा कर गई लेकिन पूरा कैंसिल आउट। अरे समझे नहीं भाई, क्या मैंने ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के दौरान समझाया था आप लोगों को। सो मुझे बताइए ऐसे में जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैं तुम्हें नेट बताता हूं, अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो वैसे बनना चाहिए ई नॉट माइनस में कितना बोलो ई आई, कि अंदर कितना इंड्यूस हुआ, ई नॉट में से माइनस करेंगे ई आई को, और ये ई आई बिल्कुल ई नॉट के बराबर हो सकता है कब, मेटल के केस में, कब बोलो, समझ नहीं आ रहा, बट और अदर केसेस में ये उतना नहीं हो पाएगा। तो मैं तुम लोगों को ना एक डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूं, सुन लीजिए। डायरेक्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचती किसी भी केस में वो बचती है ई नॉट बाई के। कितनी बचती है बोलो, तुम सीधा फॉर्मूला याद कर लो, इतनी बचती है, मतलब जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना उसके हिसाब से बचती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लो तुमने एक स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, कितना बोलो, फोकस करना, 5 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, क्योंकि इधर कुछ बन रही थी उधर कुछ बनी, तो जो नेट बचेगी ना वो सिर्फ ई नॉट बाय 5 बचेगी। कितनी बचेगी बोलो, मतलब थी तो 100 यूनिट की, और मान लो 100 बाय 5 करके 20 यूनिट बचा, कितना बचा 20। अरे नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो। मान लो कि 100 की बाहर थी और आपने एक मीडियम ऐसा डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना 20 यूनिट की, कितनी बोलो, ये 20 नहीं मान लो 25 यूनिट की, कितनी बोलो 25। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी कितनी बचेगी, 100 बाय में 25, यानी मात्र कितनी बचेगी बोलो, 4 ही बचेगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएगी।
अब मेटल्स के केस में पता है क्या होता है, शिवानी आपके स्कूल में क्वेश्चन था ये, फॉर मेटल्स के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना इन्फिनिटी होता है, ये आपको बताया नहीं है, लेकिन मेटल्स के केस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बोलो, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर होगा, के अगर इनफाइनाइट होगा तो ई नॉट बाय इन्फिनिटी बोलो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ई नॉट बाय इन्फिनिटी जीरो मतलब ई नेट कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। इस बात को ना एज अ ट्रिक दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से बन रही है, स्लैब अपने अंदर इंडक्शन करेगी, क्या करेगी बोलो, रचित नहीं है बात समझे, स्लैब अपने अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी। अब वो जो अपोजिट इंड्यूस हो रही है वो जीरो भी कर सकती है, इस ई नोट को अपने अंदर जीरो कर सकती है, ई नोट आ रही है और ई नोट इंड्यूस कर दी तो जीरो हो जाएगी बिल्कुल, बोला है कि नहीं। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं कि तुम याद करो कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचती है, बोलो ई नोट बाय में क्या, फोकस करना, ई नोट बाय में क्या, स्लैब के अंदर बचेगी ई नोट बाय के। जैसे कि बाहर अगर 100 है ना पूरी, तो अंदर मिलेगी 100 डिवाइड बाय में, जैसे मान लो 5 वाला डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, 100 बाय में 5 यानी कितनी बचेगी 20। सर 100 की 20 कैसे होगी, अरे कुछ इंडक्शन हुआ उसने कैंसिल कर दी ना, नहीं आया समझ में। तो आपको क्या करना है बच्चों, बोर्ड पे सब बच्चे ध्यान देंगे, मैं ये कहूंगा जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, ध्यान देना, जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, बड़ा इंपॉर्टेंट, बस ये खत्म हो गया अभी, कुछ नहीं है, तुम ध्यान से बस सुनना। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बोलो, ई नॉट, लेकिन अंदर जानते हो कितनी होगी, ई नॉट बाय के, समझे नहीं। बाहर तो ई नॉट है, एयर में तो पूरी ई नॉट ही है, लेकिन अंदर कम होगी ना, क्योंकि इंडक्शन हुआ है। क्या हुआ बोलो, अब कितनी कम होगी, आप याद कर लो 1/k टाइम्स कम होगी, कितनी बोलो 1/, तो आप लोग याद करेंगे, देखो कैसे, इधर भाई चार्ज को तुम लोग क्या लिखोगे, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए, क्या लिखोगे, और v क्या होता है यार, v बताओ क्या होता है, v होता है e इंटू डी, क्या होता है बोलो। अब मैं कहूंगा भाई पूरे d स्पेस में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, पूरे स्पेस में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पता है क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा v, पता है कैसे निकलेगा, v पता है कैसे निकलेगा, जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है d माइनस टी रीजन में, d माइनस, भाई v निकलता है e इंटू डी, क्या निकलता है बोलो, तो मैंने कहा भैया d माइनस टी रीजन, अच्छा d माइनस टी रीजन बताओ कौन सा है, ये बाहर वाला, ये वाला और ये वाला रीजन बोलो कौन सा है, d माइनस, अरे मैं इसको चिपका दूं वहां पर, तो d माइनस टी रीजन में बोलो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, कौन सी है बोलो, तो बोलेंगे ई नॉट इंटू में d माइनस टी, प्लस में अंदर बोलो कितनी है, ई नॉट बाय में क्या, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में बोलो t, तो ई नॉट बाय में k इंटू में बोलो क्या t। समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, समझे, पोटेंशियल होता है E इंटू डी, और मैं ये नहीं बोल सकता, पिछले केस में मैंने लिख दिया सीधा, आप याद करें पिछले केस में सीधा लिख दिया था E इंटू डी, क्योंकि पूरे में एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बट मैं बोलूंगा बाहर तो E नोट है, बट अंदर कितनी है, E नोट बाय के, तो मैं बोलूंगा E नोट फील्ड जो है वो D माइनस टी रीजन में है, और E नोट बाय के जो है वो कितने रीजन में बोलो, टी रीजन में। अरे समझ ही नहीं आ रहा, सिंपल स्ट्रेटेजी लग रही है, लेकिन आप लोगों को भैया सब कुछ पता होना चाहिए ना, तब आप इन पे काम कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। सो बोलो कितना आएगा, सिग्मा ए, बोलो E नोट बाहर आएगा, अंदर बताओ, चलो बताओ ई नोट को तुम क्या लिख सकते हो, ई नोट, अरे बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वैसे, सिग्मा अपॉन में क्या होती है, चलो सिग्मा से सिग्मा गया, अब साइलेंट नोट ऊपर क्या आंसर आ गया, बोलो क्या आंसर आया, सी आ गया, ए अब साइलेंट नॉट, अब आप कहेंगे सर भाई भरकम सा बोलो मिलेगा, कुछ नहीं, आप बस कुछ समझो, ए ऑफ साइलेंट नॉट, इधर देखो, ए ऑफ साइलेंट नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस में बोलो क्या, टी बाई के। मैं आप लोगों को जैसे ही इसकी स्पेशल केस समझाऊंगा ना, आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पेशल केस। अब सुनो भाई पूरी बात, क्लास बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं, आप सब बच्चे क्या करें भाई, जिन बच्चों को ये टॉपिक लगा मुश्किल, वो सब बच्चे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को याद कर लो कि कभी भी मेरे को एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि मैंने स्लैब तो डाली लेकिन पूरी थिकनेस में नहीं डाली, मतलब पूरा स्पेस नहीं भरा, मैंने थोड़े से में डाली है, ये तो 10 यूनिट का था लेकिन मैंने 3 यूनिट में डाली है, बस थिकनेस 3 ही यूनिट की है, तो कोई नहीं, टी मेरा 3 है और डी मेरा 10 है जो स्पेस है, मतलब उसने बोला पूरे में नहीं डाली, तो आप फॉर्मूला याद करिए, कैपेसिटेंस होगा ए ऑफ साइलेंट नॉट अपॉन में क्या, डी माइनस टी प्लस में बोलो क्या, टी बाई के, क्योंकि स्लैब डाली होगी तो पक्का उसका कुछ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। चलो सबसे पहला केस बताता हूं, इफ देयर इज नो स्लैब, इफ देयर इज, अब जरा मुझे बताना अगर कोई स्लैब ही नहीं है, अगर कोई स्लैब, तो मुझे बताओ यहां पर क्या क्या खत्म हो जाएगा, टी खत्म हो जाएगा, अरे टी ही खत्म हो जाएगा, अगर कोई स्लैब ही नहीं है तो ये दोनों ही टर्म्स खत्म हो जाएंगी। आंसर बताओ कितना आ जाएगा, अरे यार कोई स्लैब ही नहीं है तो टी को 0 ले लो ना रिया, अगर स्लैब ही नहीं है तो टी को 0 ले लो, तो टी को जैसे 0 लूंगा ये 0 0 आ जाएगा, हो गया आंसर। चलो अगर मान लेते हैं इफ थिकनेस ऑफ स्लैब, if thickness of slab is equal to distance between plates,
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मतलब किसके बराबर है, टी डी के बराबर हो, टी डी के बराबर हो। अब रखो एक बार टी डी के बराबर, सब बच्चे टी को डी के बराबर रखो, टी को डी के बराबर रखो। तो टी को डी के बराबर रख दिया सर, डी से डी गया, ये बचा डी बाई के जो कि के ऊपर चला गया। क्या आपको याद है पहले भी यही पढ़ा है कि वो के टाइम्स बढ़ जाएगा? अरे नहीं आया समझ में। और अगर इसके अलावा मैंने कम स्पेस में डाला है तो क्या होगा, वो क्लियर है? नहीं आ रहा। एक आखिरी बात करने वाला हूं कि मान लो मेटल्स आगे, क्या आगे बोलो, इफ मेटल इज इंसर्टेड, इफ मेटल इज इंसर्टेड, तो याद रखना मेटल का बस के ध्यान रखना, वो इन्फिनिटी होता है। मेटल का के बोलो क्या होता है? अगर मेटल का के इन्फिनिटी होता है तो फॉर्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी बाय में इन्फिनिटी, और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। सो आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस में टी। तो कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी ध्यान रखना कि हमने स्लैब डाली और मेटल की डाली, किसकी डाली बोलो, मेटल की। तो मेटल की डालेंगे तो फॉर्मूले में आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या, डी माइनस टी। नहीं आया समझ में? दीज आर द स्पेशल केसेस फ्रॉम दिस टॉपिक। मुश्किल लगा? सो मुझे ये बताइए, स्लैब पूरे के लिए डालो, कुछ स्पेस में डालो, करना तो आ गया ना? नहीं आया? बंद मत करो बैग अभी। एक आखिरी चीज है मेरे पास, फिर फिनिश कर देंगे, टाइम है हमारे पास, खत्म कर लेते हैं इसको। सो मुझे बताओ भाई, ये कुछ पल्ले पड़ी आज की क्लास या मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल होगी? मुश्किल नहीं है बच्चों, मुश्किल लगी लवेश? देखिए भाई पता है क्या है, देखो ए क्लास कैपेसिटेंस ना टॉपिक ही ऐसा है कि आप लोगों को बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब वो समझ में आता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करता है। मैंने आपको शायद एक बात बोली होगी, थ्रू आउट द सिलेबस के बाद ना बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। ये मेरा पास एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को लेके है। ऐसा नहीं कि चैप्टर मतलब कुछ उस तरीके से आपको उस तरीके से बताया नहीं गया, बताया सब कुछ कंप्लीट किया है और जितना बेस्ट टू बेस्ट तो वो बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं और चैप्टर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन अगर आ गया समझ में फिर दिक्कत नहीं है। आ गया सबको समझ में? अब एक क्वेश्चन और सुनो, ये लास्ट है। ये बताओ मुझे, ये कुछ पल्ले पड़ गया? अब तुम लोगों को ना स्कूलों में कुछ परेशान करने के लिए टीचर्स कुछ क्वेश्चंस देंगे बड़े अजीबोगरीब से, वो सुन लो क्या है। वो तुम्हें पता है क्या बोलेंगे? सुनो, ये कुछ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो। और एक क्लास प्लीज इधर भाई, आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी है। अगर तुमने मेरे जो तरीका है वो सुन लो, उसके बाद बहुत इजी लगेगा। वो क्या करेगा, मैंने इस कैपेसिटर्स के बीच में 2 स्लैब डाल दी, अब एक नहीं 2 स्लैब डाल दी, है ना, और एक का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, एक का बोलो क्या है अलग है, और आधे d/2 तक ये, आधे d/2 तक ये है। तो कहेगा बताओ जरा इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? कुछ नहीं करना तुम लोगों को, एक छोटी सी बात समझनी है, हाँ सीरीज में हो जाएगा। एक छोटी सी बात समझनी है, आपको क्या ट्रीट करना है ना वो समझो। आपने इसको एक अलग कैपेसिटर मान लो, इतने पोर्शन को, और इतने पोर्शन को एक अलग कैपेसिटर मान लो। दिमाग लगाना सब बच्चे, इतने को एक अलग मान लो और इतने को बोलो क्या मान लो, अलग। और अगर 2 कैपेसिटर्स बिल्कुल ऐसे लगे हों साथ साथ में, तो वो सीरीज में होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? क्लिक करना है, बहुत ईजी लगेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बस आपको ढंग से सुन लेना है इस टॉपिक को। और यही इनके पास सबसे फेवरेट कैटेगरी है क्वेश्चंस की। मैं आपको बता, सीबीएसई के पास सबसे फेवरेट कैटेगरी है, वो इसके ऊपर घुमाती रहती है, स्लैब को ऊपर नीचे करती रहती है, और कुछ भी दम नहीं क्वेश्चन में, अगर तुमने सुन लिया तो। नहीं तो अदरवाइज तुम्हें लगेंगे पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पर। तो अगर ये एक कैपेसिटर ऐसा है और एक कैपेसिटर ऐसा है, तो दोनों बोलो किसमें होगा? सीरीज में। देखो ना ऐसे से लगे हुए हैं, है ना। अगर वो ऐसे से लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में लग रहे हैं, तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितना होता है बताओगे जरा? 1/C1 प्लस में 1/C2। तो मैं बोलूंगा भाई जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा बोलो? 1/C1 प्लस में 1/। चलो अब सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करें कि जो पहले वाले का कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, क्योंकि तुमने स्लैब डाली है तो कैपेसिटेंस तो पक्का k टाइम्स हुआ होगा, स्लैब डाली तो k टाइम्स हुआ होगा,
अब इंपॉर्टेंट चीज है भाई, के टाइम्स किसका बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय। तो इस पहले वाले का बच्चों प्लीज बातें नहीं, पहले वाले कैपेसिटर का एरिया बताओ कितना होगा, जितना इस प्लेट का एरिया उतना ही होगा, और एरिया तो सेम है ना बच्चों, तो बोलो कितना एरिया आएगा, बोलो ए। एप्सिलॉन नॉट वही आएगा, लेकिन क्या पूरा डी आएगा, इसका आएगा। देखो इसको मैंने C1 मान लिया, इसको मैंने C2 मान लिया, सीरीज में मानते हुए नेट निकाल दूंगा। तो मैंने बोला दूरी आएगी d बाय 2, क्या आएगी, तो ये आएगा बच्चों कितना 2k1। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। सो आप लोग बोलेंगे 1 बाय में c आ जाएगा 2k1, a एप्सिलॉन नॉट बाय में d है, देखो d है, वो d कहां चला जाएगा ऊपर। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आएगा निष्का। सेकंड का बताओ एक बार कितना आएगा, सब बच्चे सेकंड का बताओ। सेकंड का बच्चों k2 a एप्सिलॉन नॉट, बोलो 2k2। अरे बहुत मुश्किल हो गया क्या, बोलो कितना आएगा 1 बाय में 2k2 a एप्सिलॉन नॉट बाय में d। इज दिस फाइन। अब क्या कॉमन आ रहा है, बोलो d 2 a एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। अब इसको पलटना है, लेकिन पलटना थोड़ा सा रुक के, एक बार एलसीएम ले लो, बोलो कितना आएगा k1 k2, और k2 इधर k1 इधर, तो k1 प्लस k2 बोल दूं। चलो c कर दो भाई उल्टा, 2a एप्सिलॉन नॉट बाय में d इंटू में k1 प्लस k2 डिवाइड बाय में k1। घुमाए नहीं, अब घुमा देते, चलो नहीं आया ना समझ में, कौन सा हो तो क्या, सब कुछ तो पलटेगा, वो डिवाइड में तो है। कैसी ये वाली चीज, क्यों, किसको सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लूंगा, चलो देख लो, ए क्लास मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर से, लेकिन एक बार अभी ये वाला करके दिखाओ, सब बच्चे ये वाला करके दिखाओ। ओए ये करो, बच्चों एक बात सुन लो, पूरी प्लेट का सुन लो, पूरी प्लेट का एरिया ए है और ये डी है, ऊपर k1 नीचे k2, हिंट दे रहा हूं मैं छोटा सा, सुन लो। आप इस बार ऐसे ट्रीट करो जैसे एक कैपेसिटर ऊपर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर नीचे लगा हुआ है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा होएगा, पैरेलल का। अरे नहीं समझे बात को, और देखो ना उसके क्रॉस भी प्लस माइनस सेम है, इसके क्रॉस भी प्लस माइनस सेम है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस कौन से होते हैं, बोलो पैरेलल वाले। तो इनको पैरेलल में ट्रीट करोगे तो नेट कैपेसिटेंस सीधा C1 प्लस में क्या करोगे C2, और फिर निकाल के देखना आंसर, बताओ कितना आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा ना तुम लोगों को बिल्कुल भी, बताना सी नेट कितना आएगा, सब बताना सी नेट कितना आएगा, C1 प्लस में, चलो बोलो C1 कितना, पहले वाले का C1 बोलो कितना, K1। इंपॉर्टेंट एरिया गलत हो जाता है यहां पर। अब आपको पता होना चाहिए इस प्लेट का एरिया सिर्फ a/2 बचा, कितना बचा बोलो, समझ नहीं आ रहा। सो बोलो क्या आएगा, a बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन d बच्चों d ही रहा, नहीं आया ना समझ में। और प्लस में बोलो क्या बोलेंगे दूसरे वाले का, k2 a बाय में 2, इसका भी a/2, और बोलो क्या एप्सिलॉन नॉट बाय में d, बोलो कितना, कॉमन ले लो, a बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट बाय d कॉमन, k1 प्लस में k2, तो जो नेट कैपेसिटेंस आ गया वो k1 प्लस k2 डिवाइड बाय में 2 इंटू में a एप्सिलॉन नॉट बाय में d। नहीं आ रहा, मुश्किल हो गया बहुत। अच्छा एक चीज सुनो, अगर मैं तुम लोगों से वैसे ही पूछ रहा हूं एक चीज, अगर बच्चों ये ऐसा कर दे, ओए इधर इसको बोल दे कि मैंने ना बस इतने में, यानी d/3 पोर्शन में डाली ये वाली स्लैब और 2d/3 पोर्शन में ये वाली डाली, तो भी हो जाएगा। d/3 पोर्शन में ये वाली डाली तो यहां पर लिखेंगे d/3, और 2d/3 में वो वाली है तो 2d/3, ए एरिया वही सेम रहेगा प्लेट का। अरे नहीं आया समझ में, फर्क नहीं पड़ता, कहीं सोचो आधे में डालनी है। तो आपको ये टॉपिक दिखा कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि स्लैब डालने से हमारे कैपेसिटेंस पे क्या क्या असर पड़ रहे हैं।
नहीं आया समझ में, है ना। तो ए क्लास प्लीज, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। देखो इस बात को मैं शिवानी कैसे प्रूव करता हूं कि आप जो बात हम बोल रहे हो सही कैसे है। क्लास इधर एक सेकंड, अगर मान लो ये पूरी हम एक ही स्लैब मान लें, या मान लें कि ये भी के की है वो भी के की है, देखो हमारी बात कैसे ही हो जाएगी, ये भी के की और वो भी के की। बच्चों ये भी के और ये भी के, मतलब K1 K2 वैसे मान लिया मैंने, लेकिन मैंने के और के मतलब सेम ही हो गया मीडियम। तो वैसे बता अगर सेम हो जाए पूरे में डल जाए तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आना चाहिए। आप एक बार के रख के देखो कितना आएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे के और के 2 के हो जाएगा, ये रहा 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, के से के कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। लॉजिकली भी यार करेक्ट ना, नहीं आए बात समझ। सो फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, घर से एक ट्राई कर लेना, एक ट्राई कर लेना, घर से लिख लो, घर से एक ट्राई कर लेना। अरे क्वेश्चन ये फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, कहीं तो क्वेश्चन ही नहीं पता। कर लेना, मुश्किल है तो आप लोगों को इसका भी नेट कैपेसिटेंस निकालना है। सो क्लास ए बस ज़्यादा भागने मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने ना आज की जो क्लास स्टार्ट करी थी ना वो इस बात से करी थी कि कैपेसिटर्स की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, हाफ की स्क्वायर वैसी होती है। लेकिन टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था वही ये हुआ था, तू तो पिटेगा किस दिन। टॉपिक इस बात से स्टार्ट हुआ था कि भैया कैपेसिटर्स को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, सवाल ये है कि अगर मैंने उसमें स्लैब डाली और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, स्लैब डाली बैटरी कनेक्टेड रखी, तो सर उसकी इन 5 चीजों पे क्या बदलाव आएगा, बस तुम्हें ये सोचना है ना। तो वो तुम्हें याद रखना है, कैपेसिटेंस तो हमेशा के गुना क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज क्या रह जाएगा, सेम। और जब बैटरी कनेक्टेड रखूंगा तो पोटेंशियल सेम होगा सर, ठीक है। तो एक में पोटेंशियल सेम रहेगा और एक में चार्ज सेम रहेगा, ये वाली बात याद रखिए। कैपेसिटेंस दोनों में के गुना होना, और इन 2 बातों के जरिए फिर सब कुछ निकल जाता है। क्योंकि अगर 2 चीजें तुम्हें कैपेसिटर की बताए तो उसके जरिए तीसरी आएगी और चौथी 5वीं सब क्रिएट हो जाएंगी। बोलो है कि नहीं। सो 2 याद रखिए, कैपेसिटेंस तो हर बार के गुना होगा। और एक केस में याद रखिए बैटरी हट जाने के बाद चार्ज सेम रहता है और बैटरी लगे रहने के बाद V सेम रहता है। अब जब तुम्हें C और Q या C और V पता लग गया तो अगला तीसरा पैरामीटर अपने आप पता लगेगा, और चौथा फिर पता लगेगा एनर्जी वाला, और 5वां फिर पता लग जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पता लग ही जाता है ऊपर। एनर्जी डिपेंड करती है Q और C पे, वो भी पता लग जाता है ऊपर। तो ये 2 की तो टेंशन लेनी नहीं जब वो 3 पता लग गए तो। सो टॉपिक बिल्कुल ईजी लगता है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बताया बच्चों, क्वेश्चन करवाया मैंने तुम लोगों को, ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये तुम्हें आना चाहिए था। आ गया था समझ में। उसके बाद मैं तुम लोगों को, नहीं आया तो वीडियो देख लेना दोबारा से। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला कि एक स्लैब डाली हमने जो कि पूरे स्पेस में नहीं डाली, कुछ स्पेस में डाली। सीधा रिलेशन भी याद कर सकते हैं, एफ साइन नॉट अपन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई में के, जितनी थिकनेस बोलेगा। उसके स्पेशल केसेस मैंने आप लोगों को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। ड्राइव समझ में आया था। वैसे तुम लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि पूरे रीजन में तो ई नॉट फील्ड नहीं रहेगा, डी माइनस टी रीजन में ई नॉट रहेगा और टी रीजन में ई नॉट बाई के रहेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है इंडक्शन की वजह से ना, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसलिए ई नॉट बाई के बचता है बस अंदर, बाहर पूरा ई नॉट, अंदर ई नॉट बाई के। तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट आया। और लास्ट जो कैटेगरी मैंने कराई ये बहुत अच्छी कैटेगरी बच्चों, ये आपको आनी चाहिए समझ में। क्लियर होता है। सो यहाँ फिनिश करेंगे बच्चों, बाकी जाओ भाग जाओ, हो गया। दे दो मोबाइल दे दो, आप बच्चे 1 मिनट मिलते हो जाओ।